फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का लेक्चर नंबर 7.1 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके सामने हैं। तो इसी में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और उसके बाद इन टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास दो अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस कहलाता है, दूसरा वाई एक्सिस कहलाता है। अब इसके अंदर हम लोग कोई एक बिंदु, किसी एक पॉइंट की बात की जाए, मान लेता हूँ यहाँ पर कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पॉइंट में x की तरफ भी मूव किया है और y की तरफ भी गया है। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, मतलब निर्देशांक लिखना चाहें इस बिंदु का, तो अगर हम लोग x एक्सिस को, x अक्ष को, चूंकि बीच में 0 होता है और इधर x अक्ष पे हम लोग 1 2 3 इस तरह से बिंदु दिखाते चले जाते हैं। और उसी तरह से 0 के इधर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो -1 -2 -3 इस तरह से पॉइंट्स रहेंगे। y अक्ष के ऊपर बात की जाए तो y अक्ष में 0 के ऊपर जो है, ऊपर की साइड जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो +1 +2 +3 इस तरह से पॉइंट मिलता चला जाएगा। और जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा -1 -2 -3 इस तरह से पॉइंट। तो अगर हम लोग कोई एक बिंदु दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसका निर्देशांक क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो x अक्ष में ये कितना दूर गया है, x अक्ष में ये कितना दूर गया है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे तो x अक्ष में कितना दूर गया है, 3 पॉइंट तक। तो सबसे पहले x लिखा जाता है, इसलिए इसके लिए लिख देंगे 3। दूसरा हम लोग देखेंगे कि y अक्ष में ये कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो y अक्ष में कितना ऊपर गया है, तो करीब करीब देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में है, यानी 2.5 बोल सकते हैं। तो y अक्ष में वो बिंदु हो जाएगा 2.5। इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं। और यही बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कि एक एक्स अक्ष होता है, जिसमें कि अगर लेफ्ट टू राइट किसी भी पॉइंट तक अगर हम लोग मूव करते हैं तो सेंटर में 0, राइट साइड मूव करेंगे तो +1 +2 +3, और लेफ्ट साइड मूव करेंगे यानी बाएं तरफ मूव करेंगे तो -1 -2 -3 मिलेगा। जबकि y अक्ष के सापेक्ष अगर बात की जाए तो अगर ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो +1 +2 +3, और नीचे की तरफ जाते हैं तो -1 -2 और -3। तो ये रहा कुछ एक समरी की निर्देशांक हम लोग बिंदु कैसे दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ, और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। दूरी सूत्र की बात की जाए तो अगर किसी निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लेता हूँ एक बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है x2 y2, और इन दोनों के बीच की दूरी की बात की जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। और वह होता है, मान लेता हूँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो दोनों के बीच की दूरी जो AB है उसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी y वाले को दोनों को माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, x वाली वैल्यूज जो है उनको दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है। जाहिर सी बात है कि स्क्वायर जब किया हुआ है तो चाहे x1 - x2 कीजिए या x2 - x1 कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो ट्रेंड, जो फॉर्मूला लिखने का है, जो एक्चुअल रेफरेंस होता है, तो चूंकि हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं इसलिए B को बड़ा मान करके बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो x2 - x1 का स्क्वायर और उसी तरह से y2 - y1 का स्क्वायर लिखा गया है। बाकी आप x1 में से x2 घटाइए, y1 में से y2 घटाइए या उल्टा घटाइए, चूंकि स्क्वायर हो रहा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये रहा दूरी सूत्र, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे पे बेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। तो अगर हम लोग कोई एक लाइन है, कोई एक रेखा है, उसके किसी बीच में कहीं पर किसी एक पॉइंट पर हम लोग उसको विभाजित कर देते, सपोज AB कोई रेखा है जिसका कि निर्देशांक हमें पता है x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 पता है, और उसके बीच में कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं AM है, ठीक है। और ये AM और MB का जो अनुपात है, AM और जो MB का जो अनुपात है वो M/N है।
m अनुपात n है, तो m बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ये जो बीच में जो पॉइंट है, इस बिंदु का अगर हमें निर्देशांक पता करना है, मतलब x y का वैल्यू पता करना है, तो इस x और इस y का जो मान होगा वो होगा x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और इसी तरह से y का जो मान निकलेगा वो निकलेगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई दो बिंदु दिए हुए हैं और उसके बीच में एक बिंदु इस तरह से कुछ पता है जो कि उसे दो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n मतलब 2:3, 1:2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस किसी भी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालना काफ़ी आसान है, और इस फॉर्मूले पर आपको सेट कर देना, जहाँ पर m n तो हमें पता है ही, साथ में x1 x2 ये निर्देशांक तो पता है ही। तो इस तरह से x1 x2 का यूज़ करके और m n का यूज़ करके x का निर्देशांक मतलब x अक्ष में क्या वैल्यू होगी वो मिल जाएगा, और y के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y2 y1 और mn का वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो ये फाइनल फार्मूला है जिसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं या बाइसेक्शन फार्मूला। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी मिड पॉइंट फार्मूला, जहाँ पर ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये m अनुपात n है, इसके बजाय अगर ऐसा हो कि m जो बिंदु है वह बराबर अनुपात में विभाजित करें, बराबर मतलब am बराबर mb है, यानी जो m जो है वो अगर मध्य बिंदु गलती से हो गया तो उसके केस में इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, x = मिल जाएगा हमें x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y का वैल्यू मिल जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालना और भी आसान है, सिंपल फॉर्मूला है, दोनों के जो x की वैल्यूज़ है उसमें जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, y की जो वैल्यूज़ है उसको जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और ये बिंदु आपको मिल गया। कब ये करेंगे, जब हमारा ये am और mb बराबर दिया हुआ है, am mb बराबर दिया है, या ये बोले कि m जो है वह इज मिड पॉइंट, ठीक है, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, m जो है AB का अगर मध्य बिंदु है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग मध्य बिंदु का भी निर्देशांक काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कुछ दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो। अब फाइनल जो फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी त्रिभुज के अगर शीर्ष का हम लोगों को निर्देशांक पता है, सपोज इसका निर्देशांक है x1 y1, इस बिंदु का निर्देशांक है x2 y2, उसी तरह से इस बिंदु का अगर हमें निर्देशांक पता है x3 y3, और हमसे पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए, उसका फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिए, हाफ, सबसे पहले हाफ, उसके बाद x1 y2 - y3, ऑर्डर याद रखिएगा, x1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर y2 और y3, फिर उसके बाद प्लस x2 लिखेंगे तो x2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 यानी y3 - y1, और उसी तरह से लास्ट में जब हम लोग x3 लिखेंगे तो 3 के बाद फिर से 4 तो है नहीं यहाँ पर, तो फिर से 1 से स्टार्ट कर देंगे, मतलब y1 - y2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिखने का टेक्निक है और याद रखने का टेक्निक है। हालांकि सभी फॉर्मूला जो हम लोग आज पढ़े हैं उसका कुछ ना कुछ डेरिवेशन है जो कि डिटेल में आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, पर चूंकि आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ और डायरेक्ट फार्मूला आपको मेमोराइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप उस फार्मूले को याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन देखेंगे तो इस फार्मूला का और ज़्यादा आप लोगों को मेमोराइज कर पाइएगा और एग्जाम में अप्लाई कर पाइएगा। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो हाफ, चूँकि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होती है तो उसी कॉन्सेप्ट से याद रखिए कि त्रिभुज मतलब हाफ तो यूज करना ही करना है। उसके बाद x1 अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1 के बाद 2 3, 2 लिया तो 3 1, ठीक है, 2 के बाद 3 होता है इसलिए 3, और 3 के बाद कुछ होता नहीं है, 4 है नहीं तो 1 से फिर से स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से x3 लिया हमने तो 3 के बाद 4 है नहीं तो 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद फिर से 2। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और इजीली याद करके रख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा जब हमको तीनों त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक पता है, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे जो टॉपिक्स है उसको क्लियर कर लिया और फार्मूला समझ लिया कि कौन कौन से फार्मूला इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग थोड़ा सा
एक दो ज्योमेट्री के टॉपिक्स कवर कर लेते हैं कि जब निर्देशांक ज्यामिति में ज्योमेट्री से रिलेटेड, मतलब कोई पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है या प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। इसी तरह से कोई चतुर्भुज दिया हुआ है और उसमें बोला जाए कि आयत होगा कि नहीं होगा, निर्देशांक पता है हमें, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज को हमें प्रूफ करना हो तो क्या प्रूफ करना होगा कि उसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, सपोज समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ए बी सी डी अगर समांतर है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी ए डी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें बस इतना ही प्रूफ करना होगा कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। जैसे ही हम लोग ये प्रूफ कर देंगे तो ये चतुर्भुज जो है वो समांतर प्रूव हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आयत प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि आयत में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ए बी जो है सी डी के बराबर होगा और बी सी जो है वो ए डी के बराबर होगा। मतलब ये सेम कंडीशन आयत में भी लगेगा, लेकिन आयत में हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये 90 डिग्री भी होता है। तो फिर 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करने के बजाय आयत का एक और जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके डायगोनल जो हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इन एडिशन टू दिस, ये पैरेललोग्राम में जो हम लोगों ने प्रूफ किया उसके साथ साथ एक और चीज़ आयत के लिए प्रूफ करना होगा, और वो है कि AC को BD के बराबर भी प्रूफ करना होगा, मतलब विकर्णों को भी बराबर प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, और जब आयत पूछा जाए तो दोनों में कैसे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि कब समांतर चतुर्भुज होगा और कब आयत होगा। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि रोम्बस यानी सम चतुर्भुज कब होगा। कोई चतुर्भुज जो दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल वो रोम्बस है, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास मान लेता हूँ एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, तो उसके केस में अगर प्रूफ करना है कि सम चतुर्भुज है मतलब रोम्बस है, तो रोम्बस की जो चारों भुजाएं हैं, 4 साइड्स जो है वो इक्वल होता है, तो चारों को इस बार हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और ए डी निकालना है, और चारों को इक्वल प्रूफ करना है। ये यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, दूरी सूत्र पढ़े हैं, उसी दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल सकते हैं आसानी से, अगर इनका कोऑर्डिनेट्स पता हो तो, निर्देशांक बिंदु अगर पता हो तो। और एक बार जब हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो अगर दूरी चारों बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो रोम्बस है। अब रोम्बस के साथ साथ अगर रोम्बस के बाद अगर स्क्वायर बोल दिया जाए, वर्ग पूछ दिया जाए, तो वर्ग कब होगा, तो याद कीजिए जैसे हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंशिएट किया था कि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बट आयत के केस में कोण 90 डिग्री बन रहा था, और 90 डिग्री कोण होने की वजह से उसका क्या रहता है, जो डायगोनल है मतलब विकर्ण की जो दूरी, विकर्ण जो है बेसिकली वो बराबर रहता है। तो उसी तरह से सम चतुर्भुज के केस में भी अगर सम चतुर्भुज के एडिशनल अगर वर्ग प्रूफ करने बोल दिया जाए तो वर्ग के केस में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री चेक कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये भुजा तो बराबर होनी ही चाहिए, मतलब अगर ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये वाला तो बराबर होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो विकर्ण है मतलब ए सी और बी डी, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये भी चीज़ बराबर अगर मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग बोलेंगे वर्ग है, और सिर्फ यही मिला बराबर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं मिलता है तब भी वो सम चतुर्भुज है, लेकिन ये बराबर मिल गया और ये भी बराबर मिल गया तो डेफिनेटली वो क्या है, वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग समचतुर्भुज प्रूफ करना दिया रहा है मतलब रोम्बस, तो चारों साइड्स केवल इक्वल करना है। वर्ग प्रूफ करने दिया जाए तो चारों साइड को तो इक्वल करना ही है। उसके साथ साथ विकर्ण का भी दूरी बराबर, विकर्ण की भी दूरियां बराबर होनी चाहिए, मतलब विकर्ण बराबर होने चाहिए, तो विकर्ण को भी हम लोगों को बराबर प्रूफ करना होगा। तो ये भी प्रूफ करना होगा और ये भी प्रूफ करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज की तरफ। अगर हम लोगों को कोई प्रूफ करना है कि कोई त्रिभुज जो है वो समबाहु है, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीनों की तीनों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए बी
BC और AC तीनों हम लोग निकालेंगे और तीनों भुजाओं मतलब तीनों की जो दूरी सूत्र है उस फॉर्मूला से हम लोग यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके, चूँकि कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा ही, तो तीनों निकाल करके और देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है देन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। अब बढ़ते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर रहता है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज रहा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में चूँकि हमको पता नहीं है कि कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु तो बोल दिया गया, लेकिन कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। AB BC AC में से कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है। तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, AB BC और AC निकालेंगे और उसमें से कोई भी दो अगर बराबर हो गई, कोई भी दो साइड भुजा जो है वो बराबर हो गई, कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाती है, बराबर हो, तो हम लोग बोल देंगे क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अपने को AB BC AC के भी बराबर हो सकता है, AB AC के भी बराबर हो सकता है, उसी तरह से BC AC के भी बराबर हो सकता है। इनमें से कोई भी एक बराबर हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। बढ़ते हैं लास्ट, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कब बोला जाएगा, तो याद कीजिए समकोण त्रिभुज के लिए हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट, अगर दूरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ दूरी सूत्र जान रहे हैं, 90 डिग्री वगैरह प्रूफ करना जान नहीं रहे हैं, तो दूरी सूत्र के ही अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो समकोण है, या ऐसा पूछा जाए कि कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी भुजाओं का स्क्वायर निकालेंगे। AC का भी स्क्वायर निकालेंगे, BC का भी स्क्वायर निकालेंगे और AB का भी स्क्वायर निकालेंगे। और एक बार सभी भुजाओं का वर्ग पता चल गया, स्क्वायर पता चल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वो वाला चीज़ हम लोग मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे चेक करेंगे कि पाइथागोरस वाला जो प्रमेय था वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा या नहीं कर रहा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि AC का ही स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को फिक्स तो पता नहीं है कि एंगल B ही 90 डिग्री होगा। तो जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो तीनों का वर्ग अलग अलग निकालिए और देखिए कि क्या किसी भी दो भुजाओं का वर्ग का योग करने पर तीसरी भुजा का वर्ग मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर ऐसा मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु कहाँ पर दिखाया जाए, कैसे दिखाया जाए वो भी समझा। और उसके साथ साथ कुछ जो इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूरी सूत्र का यूज़ करके हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह का वो ज्योमेट्री है। मतलब त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है, चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है, तो वो हम लोगों ने आज एक समरी में देखा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब और ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।